आज क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, और जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। इसमें लेखिका ने अपने परिवार के बारे में, अपने जीवन के बारे में बताया है और अपनी दादी, नानी, परदादी उनके बारे में बताया है। और लेखिका की जो नानी हैं, दादी हैं, उनके बारे में सब कुछ बताया कि एक चोर को भी वो कैसे सही रास्ते पर ले आती हैं और उनका जो चरित्र है सबका वो कैसा है, ये बताने की कोशिश की है। और तब की रूढ़िवादी परंपरा पर आघात भी किया है उन्होंने। कैसे? क्योंकि उस टाइम पर लड़कियों को चाहते नहीं थे कोई भी कि हमारे घर में लड़की पैदा हो, लेकिन वहाँ पर लड़की के लिए मन्नत मांगेगी कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। और ये जो सारी बहनें थीं लेखिका की, वो 5 बहनें थीं टोटल। नानी से कहानी भले ही नहीं सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़, मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, अनपढ़ पर्दा नशी मतलब जो पर्दा करने वाली महिलाएं होती हैं, जो मतलब घूंघट में रहती हैं, उसे पर्दा नशी बोलते हैं, औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री, मतलब उनके जो पति थे, यानी कि मेरे नानी के पति, यानी कि मेरे नाना। अब हुआ क्या आगे? शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री मतलब वकालत करने के लिए, लॉ करने के लिए कहाँ चले गए थे? विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका असर नहीं पड़ा। नानी के रहन सहन पर उसका असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब आगे देखो। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया, यानी कि लेखिका की माँ की शादी डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त, यानी कि उनके एक दोस्त थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, प्यारेलाल शर्मा, से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत मतलब कोमलता, नजाकत को देखते हुए नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, मतलब बुला लाए। बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, मतलब उनके सामने पेश कर दिया, नानी के सामने। अब क्या था? अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, मतलब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, साहब मतलब वो तो विलायत से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए, तो उनका तो रहना सहना भी सब वहाँ का है। लेकिन वो क्या चाहती थी कि मेरी लड़की का जो पति हो वो एक स्वतंत्रता सेनानी हो और हिंदुस्तानी हो प्योर। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर इस औरत के मन में देश के आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी माँ
मेरी समझ में आया कि असल में वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहें कुछ तो रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ और ज़्यादा ही थी। अब आगे, अब यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर शब्दार्थ में आप देखते चलेंगे। ये देखिए फर्मलदार, फर्मलदार मतलब जो आज्ञा मानते हैं वो फर्मलदार होते हैं। आगे देखो क्या कहा है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। पुश्तैनी मतलब जो उनके माँ बाप ने, बड़े बूढ़ों का, मतलब एक भी पैसा उनकी जेब में नहीं था, किसी भी बड़े बूढ़े का, उनके किसी भी बुजुर्ग का। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने में मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिसे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पहुंची और छींके पर टांग दी। मतलब बहुत ज़्यादा पतली और कमज़ोर। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी 2 वजह थीं। पहली यही कि हिंदुस्तान की तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस वे जात से हिंदुस्तानी थे, बाकी सारा जो उनका रहना सहना था वो सब विलायती था। कहने का मतलब ये है, साहबों से वो थे, मतलब उनको बहुत अट्रैक्शन था उनके प्रति। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। तिलिस्म मतलब रहस्य को। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, मतलब उनका खुद का व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अब आगे क्या लिखा है देखो। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम बैल पे हैं, हम पे बैल है, हम हाथी पर हल नहीं जुतवाया करते। बचपन में ही मुझे
इस जुमले का भावार्थ समझ में नहीं आया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ भी नहीं, खुद मरजाद पिताजी भी नहीं। पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया और ने अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। ये लेखिका बता रही हैं। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घरवार को नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ अपनी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, वे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उसमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। वे एक की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में किसी चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की आगे देखते हैं, दूसरे के नाम की क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हों बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब सबको अपनी अपनी आज़ादी थी रहने की। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, मतलब लाइन से, लीक से हटकर। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, मतलब अगर जो भगवान के आशीर्वाद से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह मतलब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा ना करना, वो अपरिग्रह कहलाता है जैन समाज में। कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू मतलब पुत्रवधू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर, ऐसी मतलब मन्नत मांगना नहीं चाह रहे थे, गैर रवायती मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे बच्चा लड़की हो
ऐसी गैर रवायत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब भगवान और अपने बीच में ये बात रखने के अलावा उन्होंने सबके सामने उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। अब फिर क्या था? यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान की पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई थी। पहले उनके घर में कोई कन्या पैदा हुई नहीं थी और उन्होंने मन्नत कैसी मांगी थी कि कन्या पैदा हो, पहली जो संतान हो वो कन्या हो, लड़की हो। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। वहाँ पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता जा रहा था। मतलब जो हर बहू के बेटा ही होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नतें दोहराती रहीं। लगातार मंदिर जाकर अपनी उस मन्नत को मांगती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। मतलब वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानती थी, इसका मतलब है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मतलब उनकी वो बहुत ज़्यादा पूजा करने वाली थी, इससे जाहिर होता है। और उनकी मन्नतें भी स्वीकार हो जाती होंगी। मेरी दादी तो पहली बार ही तैयार हो गई थीं, गोद में खेलेंगी तो पोती। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, आरजू मतलब इच्छा, उसका उन्हें कोई गुमान नहीं हो रहा होगा। अब आगे देखो। और अब ये जो आगे का जो चैप्टर है, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तब तक इसको ध्यान से सुनें और इसका अर्थ समझें। धन्यवाद।